हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग बस चैट पे बता दें तो मैं स्टार्ट करूं क्लास। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ टास्क बोले थे करने के लिए, तो कोई टास्क कुछ तो थे लूप से रिलेटेड, कुछ नेस्टेड लूप के थे। तो बताइए कोई टास्क आपका अगर ना हुआ हो बता दूं मैं। कौन सा टास्क नहीं हुआ आपका, बताएं मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो फर्स्ट वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा वाला? सर फिबोनाची सीरीज वाला फर्स्ट वाला। ओके ओके, ठीक है। और सर बताता हूँ। आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों नहीं भेजे थे? अरे कल, आज भी मैंने अपलोड किए हैं, अभी अब तक अपलोड हो गए होंगे। एक्चुअली कल शाम को 7 बज गया था ना, तो ऑफिस बंद हो यस जाता सर। है, तो चला गया था। आज सुबह आकर के मैंने अपलोड किए थे, तो अभी मैं लिंक क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू। ठीक है, मैं पहला वाला प्रोग्राम आपको बताता हूँ, मुझे बस 1 मिनट का टाइम। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? है यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी हमें फिबोनाची सीरीज बनानी है। फिबोनाची सीरीज जो होता है उसका जो मेन लॉजिक होता है, मैंने बताया था कल आपको कि हर एक अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें कोई 2 नंबर किसी यूजर ने दिए हो एज अ इनपुट, ठीक है। तो मुझे किसी यूजर ने 2 नंबर अगर एज अ इनपुट दिए हो, या फिर हमने शुरुआत में 2 नंबर मान लेते हैं कि क्या रहेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, ए बी और सी। ए में पहला नंबर रहेगा, बी में दूसरा नंबर रहेगा, और सी में वो जो अगला नंबर निकालना होगा वो रहेगा। तो हमें पता है कि फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होता है। तो हमें पहले वाले शुरुआत के 2 नंबर इस तरह से मानने पड़ेंगे कि मान लेते हैं ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। अब हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जो सीरीज, एक फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल देखिए पहले। फिबोनाची सीरीज मतलब कि जाए 0 1। अब तीसरा नंबर जो निकलेगा वो निकलेगा इन दोनों को जोड़ करके, तो आएगा 1। और ये भी ध्यान रखना है कि हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे जो ये नया नंबर आएगा वो इन 2 नंबर का एडिशन होगा, और जो नया नंबर आएगा वो पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा। जो अगला नया नंबर आएगा वो इन 2 नंबर का एडिशन होगा। जो अगला नया नंबर आएगा वो इन 2 नंबर का एडिशन होगा। जो अगला नया नंबर आएगा वो इन 2 नंबर का एडिशन होगा। इसी तरह से हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का हमेशा एडिशन माना जाएगा। तो अब क्या करना है, ये कितने तक ले जाना है, मतलब ये कितने टर्म्स ऑफ नंबर निकालने हैं। जैसे ये टोटल 10 सीरीज हो गए, देखो 10 यहाँ पे काउंट देखेंगे तो 10 टर्म्स हो गए। तो इसी तरह से टोटल कितने टर्म्स निकालने हैं हमें ये भी यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। तो देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, हमने शुरुआत का ए और बी जो है ये मान लिया है कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। एक लूप चलाया, इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू 10 तक i प्लस प्लस। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कि c इक्वल टू a और b को जोड़ देंगे, प्रिंट करा देंगे c को, ये c ही अगला टर्म होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया परसेंटाइल d बैकस्लैश n और c को। अब हमें क्या करना है, एक बार इतने को रन करा के देखते हैं। पहले सेव किया, प्रोग्राम हमारा हो गया था 28 तक 29, ठीक है। तो हमने इसको रन करवाया
आउटपुट में देखते हैं क्या रहा है। आउटपुट में सिर्फ 1 1 1 1 1 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर बार हम ए और बी को जोड़ रहे हैं, और ए और बी को अगर आप खुद देखिए जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ए में 0 है, बी में 1 है। ए और बी को जोड़ेंगे 1 आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें तीसरा नंबर निकालने के बाद ए में बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी और बी में सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ऐसा करने से हमारा जो सीक्वेंस है वो बना रहेगा। देखिए एक बार ध्यान से रन कराया मैंने, इस बार ध्यान से देखिए, ये फिबोनाची सीरीज आ गई। पहला टर्म आया पहले शुरुआत के 2 को जोड़ करके। शुरुआत के 2 क्या थे? 0 और 1। तो 0 और 1 जुड़ करके 1 बना। फिर उसके बाद ये बना 1 और 1 को जोड़ करके, ये बना 2 और 1 को जोड़ करके, ये बना 2 और 3 को जोड़ करके, ये बना 3 और 5 को जोड़ करके, ये बना 5 और 8 को जोड़ करके। ऐसे करके हर एक अगला टर्म पिछले 2 टर्म का एडिशन है। मैंने यहाँ पे क्या कोडिंग की है, बस इतना सा ही प्रोग्राम था आपका। कोडिंग को ध्यान से देखिए, मैंने 3 वेरिएबल लिए ए, बी और सी। दोनों की वैल्यू मैंने ए और बी की वैल्यू, मतलब शुरुआत में क्या शुरू करना है वो वैल्यू मैंने फिक्स कर ली है। ठीक है, शुरुआत के मैंने वैल्यू जो है वो फिक्स कर लिए हैं। इसके बाद मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली ए और बी को जोड़ करके। फिर मैंने प्रिंटफ करा दिया सी को, और ए और बी की वैल्यू मैंने अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। मतलब ए में बी को डाल दिया, बी में सी को डाल दिया। सिंपल, इतना सा ही प्रोग्राम होता है। एक बार देखिए, समझिए और बताइए कि कहाँ पे डाउट हो रहा है आपको। देखिए ध्यान से, इतना ही प्रोग्राम है बस। देखिए और बताइए। ठीक है, तो अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्टिंग में 2 नंबर फिक्स होते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, फिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिक्स कर सकते हैं। तो होता क्या है तरीका, कि अगर आप चाहते हैं कि फिक्स ना हो तो उस केस में आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि फिक्स ना हो तो उस केस में आपको यूजर से इनपुट कराने पड़ेंगे नंबर्स। ठीक है, तो आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास। आपके ऊपर है कि आप इनपुट कराना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं या इनपुट कराना चाहते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। जैसे अगर आप चाहें कि ए और बी की वैल्यू इनपुट कराएं, तो एग्जांपल के लिए ए और बी को यहां से हटा देंगे, लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे स्कैनफ परसेंटाइल डी ए कॉमा बी, लेकिन यहाँ M%A कॉमा M%B। सेव किया इसको और रन कराया हमने, तो देखिए आउटपुट में आया एंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया 5, यहाँ मैंने रखा 10। तो 5 और 10 के हिसाब से देखिए 5 और 10 जुड़ करके 15 बना, 15 और 10 जुड़ के 25 बना, 25 और 15 जुड़ करके 40 बना, 40 और 25 जुड़ करके 65 बना, 65 और 40 जुड़ करके 105 बना। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अब आप जो नंबर इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। कोई और डाउट हो तो बताइए मुझे एक बार। हेलो, हाँ जी नमस्कार, बताएं। अच्छा, तो कोई फॉर्मेलिटी होती है कि बस रिसीव करवाना है? अच्छा ठीक है, हम करवा देते हैं। ठीक है, तो
बताता हूँ, ये बेसिक सिस्टम है। फिर अगर आपको क्लियर नहीं हो रही चीजें तो ये समझिए, शुरुआत के 2 नंबर हमें रखने होते हैं, फिर आगे की काउंटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक लूप से निकलती है। ठीक है, अब ये लूप आपका मैं 10 तक चला रहा हूं, आप 20 तक चलाएंगे तो ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी और उतने ही डिजिट्स के नंबर आगे आते चले जाएंगे। ये बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कोई और प्रोग्राम जो आपसे ना हुआ हो या आपको उस पर डाउट हुआ हो तो वो मुझे बताइए। कोई प्रोग्राम जिसमें आपको डाउट हो वो आप मुझे बता सकते हैं। बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो जो हमारा टास्क था उसको एक बार फिर देखिएगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो लोग उसको कंप्लीट कर लें। जिन लोगों ने बना लिया है अच्छी बात है, अगर जिन लोगों ने नहीं बनाया एक बार फिर उसको देखिएगा, बनाइएगा। हम लोगों को एरे पढ़ना था, मैंने कल एरे के बारे में कुछ चीजें बताई थी। हाँ बेटा बताइए। सर आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? अच्छा, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है मैं बता दूं, एक बार प्रोग्राम ट्राई करिएगा आप। मैं बता सकता हूं लेकिन मैं तो सारे ही प्रोग्राम बता सकता हूं, बट पॉइंट ये है आर्मस्ट्रांग नंबर का आप एग्जांपल बता दीजिए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं बस एग्जांपल थोड़ा सा। हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो प्रोग्राम समझ में ना आया हो मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक बार आप लोग फिर ट्राई कर लेना, तो आप लोग को जो जो प्रोग्राम समझ में ना आया वो मुझे बताएं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर देखिए क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर का जो एग्जांपल है वो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लीजिए कि ये नंबर है। ये नंबर ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले इस नंबर में कितने डिजिट हैं ये पता करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इस नंबर में कितने डिजिट हैं तो उन्हें हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो करेंटली इस नंबर में वो हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है। तो करना क्या होता है, ये हमारा नंबर है 185, इसके हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को अलग अलग उतने से ही पावर देनी है। कितने से, जितने नंबर ऑफ डिजिट है इसमें। अगर नंबर ऑफ डिजिट है 3 तो हर एक नंबर को 3 से पावर देनी है। तो अब आप सोचिए इसका पावर देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। 1 को 3 की पावर देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, 8 को 3 से पावर देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, कैलकुलेट करिए। 500 सर 512। ठीक है, 5 का क्यूब क्या आएगा, मतलब 5 की पावर 3 सर 624 124। अब इसको टोटल करना होता है, इसको टोटल करना होता है। तो एग्जांपल के लिए 1 प्लस 500 मतलब 512 जो है अगर 125 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 637 प्लस 1 638। ये टोटल इसका करना होता है, मतलब इसको जोड़ना होता है और फिर इसको भी जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये आएगा 638। तो अगर जो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आता है, ये नंबर अगर नया नंबर जो आया है, अगर ये नंबर बराबर है शुरुआत वाले ओरिजिनल नंबर से, अगर ये नया नंबर बराबर है ओरिजिनल नंबर के तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। अब फिर से समझिए कि नए एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 123 या 125, चलो 125। 125 में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे 3, तो 1 का पावर 3 1 आएगा, 2 का पावर 3 8 आएगा, ठीक है ना, और 5 का पावर 3 125 आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 134 के आसपास, हाँ ये आएगा। तो अगर ये नंबर वही नंबर होता है तो फिर ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है नहीं, दोनों ही। आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा होता है देखिए,
आर्मस्ट्रांग नंबर जो होता है वो है एक 153 होता है, एक 371 होता है, फिर 4 डिजिट में 1634 होता है। ये ऐसे ही कई सारे आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। लिस्ट पूरी तो मुझे नहीं याद है, ये जो रेगुलर एग्जांपल्स हैं वो मुझे याद है, तो बाकी आप देख सकते हैं नेट वगैरह से। तो यहाँ पे अगर 153 का नंबर ऑफ डिजिट निकाला जाए, लॉजिक ध्यान रखिएगा, पहले नंबर ऑफ डिजिट निकालना होता है। नंबर ऑफ डिजिट आएगा 3, फिर इसके हर एक डिजिट को 1 को 5 को और 3 को 3 की पावर देनी होगी। तो 1 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 125 आएगा, 3 की पावर 27 आएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 153। ये जो नया नंबर आया ये पुराने नंबर के बराबर है। देखिए ये नया नंबर इस पुराने नंबर के बराबर है, इसलिए नंबर आर्मस्ट्रांग है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कौन से होते हैं? जिनके नंबर ऑफ डिजिट से अगर उसके हर डिजिट को पावर दिया जाए, आंसर को जोड़ा जाए, तो वही होता। अगर वो नंबर पुराने नंबर के बराबर आता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग है। और कौन सा समझ में नहीं आया या इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। पैलिंड्रोम में तो बहुत सारी जाती है। देखो अगर आपको आवाज नहीं आई है तो मैं फिर से बता देता हूं। देखिए कोई भी जो नंबर होता है उस नंबर का सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो नंबर ऑफ डिजिट आया पहले 3, फिर इसके हर एक डिजिट को उतने से ही पावर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर वही पुराना वाला नंबर होता है तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है। 3.7 बेटा आप वो उसमें लिख के बताइए क्या प्रोग्राम था। मैंने टास्क ओपन नहीं कर रखे हैं। आप मुझे ये टास्क का नाम बताइए, लाइक पैलिंड्रोम था, फैक्टोरियल था, आर्मस्ट्रांग था, क्या था उसमें? सम ऑफ डिजिट था। सर पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम का सिंपल सा बेटा मतलब होता है किसी नंबर का रिवर्स नंबर। जैसे 123 का रिवर्स नंबर क्या होगा? 321। तो किसी नंबर का अगर रिवर्स नंबर वही नंबर आता है सेम तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे 121 का रिवर्स 121 ही आएगा तो ये नंबर पैलिंड्रोम है। तो जिस नंबर का रिवर्स उल्टा नंबर वही नंबर आया तो वो एक रिवर्स नंबर है। पूजा वर्मा आप मुझे 3.7 की बजाय ये बताइए 3.7 पर टास्क कौन सा है? अगर पैलिंड्रोम ही था तो ठीक है, कोई और हो तो बताइए। कोई और टास्क बच रहा है तो सर हाँ बेटा 3.15 सर क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है। उसमें आपका एक पैटर्न है स्टार प्रिंटिंग का, पिरामिड वाला। यस सर। तो आपने पहले प्रिंट किया है, ट्राई किया? यस सर। यस स्टार्टिंग मैंने ट्राई किया था सर। पिरामिड में नहीं सर, उसमें वो ऑड नंबर्स करके है ना, वो नीचे से ऊपर पहले 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ऐसा कह सकते हो लेकिन वो सही तरीका नहीं रहा था। अच्छा यस सर। वो सही तरीका नहीं रहेगा। ये देखिए ये था, इसमें पहले 1 स्टार आया, फिर 3 स्टार आए, फिर 5 स्टार आया, फिर 7 स्टार्स हैं, फिर 9 स्टार्स हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रोग्राम को ध्यान से। जो आपको प्रोग्राम बनाना है वो ऐसा बनाना है कि इसमें आपको सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है TR मतलब टोटल रो। टोटल रो कितने हैं इस पूरे इसमें? 5 हैं। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न वो बना दूं तो देखिए एक बार पैटर्न में बनाता हूँ। कमेंट बनाया मैंने सेक्शन, इसमें मैं पैटर्न बनाता हूँ। पैटर्न क्या था हमारा? सबसे पहले 1 2 3 4 स्पेस है, फिर 1 स्टार है, फिर 1 2 3 स्पेस है और 3 स्टार है, फिर 1 2 स्पेस है और 5 स्टार है, फिर 1 स्पेस है और
7 स्टार है, फिर एक भी स्पेस नहीं है और 9 स्टार्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये समझना है यहाँ पे कि पहली बार में टोटल इसमें रो कितने हैं। ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है। 5 ये रोज हो गए। फिर यहाँ पे 5 रो हो रहे हैं टोटल। 5 रो में तो मैंने एक वेरिएबल लिया, नीचे देखिए इंटीजर टी आर फॉर मतलब टोटल रो। ठीक है ना, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल रो, लेकिन मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ टी आर। टोटल रो है 5। अब एक लूप चलेगा फॉर इंटीजर आर की वैल्यू 1 से चलेगी, आर लेस देन इक्वल टू टोटल रो और आर प्लस प्लस। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा लूप कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के टी आर तक, और टी आर में क्या है 5, मतलब कि 1 से लेकर के 5 तक लूप जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, और अगर स्पेस पे ध्यान दिया जाए तो पहली लाइन में 4 स्पेस है, दूसरी लाइन में 3 स्पेस है, तीसरी लाइन में 2 स्पेस है, चौथी लाइन में 1 स्पेस है, और पांचवी लाइन में एक भी स्पेस नहीं है। यहां पे लिखेंगे फॉर इंटीजर एस फॉर स्पेस का लूप चलाएंगे हम, एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू टी आर माइनस आर, और एस प्लस प्लस। टी आर में क्या है, टी आर में है 5, और आर में क्या है पहली बार 1, तो टी आर माइनस आर मतलब 5 माइनस 1 क्या आएगा 4, तो 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रिंटफ मैंने बनाया, प्रिंटफ में डबल कोट्स लगाएंगे और एक स्पेस लगा देंगे बस। फिर इस लूप के बाहर एक और लूप बनाएंगे, इंटीजर c इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल टू लिखा जाता है r मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, r c प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे स्टार। तो मैं इसको समझा देता हूँ लॉजिक क्या है। फिर यहाँ पे प्रिंटफ में \n, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है लॉजिक में, मैंने सबसे पहले एक लूप चलाया r इक्वल टू 1 से लेकर के टी आर तक। इससे क्या होगा, एक लूप चलेगा 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि टी आर में है 5। देन r की वैल्यू s की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और टी आर माइनस आर तक जाएगी। टी आर में क्या है, फिर से टी आर में है 5, और r में क्या है फर्स्ट टाइम r में है 1, तो टी आर माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 4 टाइम ये प्रिंटफ चलेगा, तो पहली लाइन में 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद c अगला लूप चलेगा, c इक्वल टू 1 से c लेस देन इक्वल टू r के 2 गुने से 1 कम, तो करेंटली r क्या है 1, r के 2 गुने से 1 कम मतलब कि r इंटू 2 माइनस 1, r में है 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 ही आंसर आएगा। 1 इंटू 2 मतलब 2 और माइनस 1 अगेन 1 हो जाएगा, c प्लस प्लस, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर एंटर लग जाएगा, लूप अगली बार चलेगा, r की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इस बार s इक्वल टू 1 से लेकर के s लेस देन इक्वल टू टी आर माइनस आर, मतलब टी आर में है 5, r में इस बार हो गया 2, तो 5 में से 2 गया, 3 स्पेस प्रिंट होंगे। सेम तरह से r इंटू 2 माइनस 1 मतलब कि 2 गुणे 2 माइनस 1 क्या आएगा 3, तो स्टार भी 3 प्रिंट होंगे। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, प्रोग्राम 30 रन करवाया इसको, देखिए पैटर्न प्रिंट हो गया वही जो हमें चाहिए था। ध्यान से देखिए, समझिए इस प्रोग्राम को, देखिए ध्यान से, बताइए कहां पे आपको कंफ्यूजन है, मैसेज करिए या बताइए।
कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखिए। हो सर। तो इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो था एरे। एरे का इस्तेमाल कहाँ पे है, क्या है, मैंने कल बताया था कि जब आपको एक ही तरह की बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी होती है तब आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एरे दो तरह का होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इनका मैंने एग्जांपल भी बताया था कल। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। इंटीजर ए बी, और अभी मैं 3 वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं एक ही वेरिएबल लेता हूँ, उसको एरे बनाता हूँ। तो मान लीजिए अभी हमें सीखना है एरे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एरे में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और एरे को प्रिंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमें जो है 5 नंबर स्टोर करने हैं, तो हमने इंटीजर एक नम नाम का वेरिएबल लिया। अगर हम इस नम वेरिएबल की बात करें तो इसमें हम अभी एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल जनरली एक नंबर को ही स्टोर कर सकता है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसमें एक नंबर नहीं बल्कि हम इसमें 5 नंबर स्टोर कर सकें। तो आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, उस केस में आपको बस उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और उसका साइज दे देना है कि इसमें कितने नंबर रखने हैं। तो हमने रख दिया इंट नम और साइज लिख दिया 5। मतलब इसके अंदर हमें 5 नंबर स्टोर करने हैं। 5 नंबर जब स्टोर होंगे तो अब इसको कैसे यूजर से इनपुट लेंगे, तो यूजर से इनपुट लेंगे लूपिंग के थ्रू। यहाँ पे हम यूजर को मैसेज देंगे एक लाइक एंटर 5 नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स। देन यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे। मैंने कल बताया था आपको कि जो एरे होता है इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर के साइज के एक कम तक चलती है। तो इसकी इंडेक्सिंग के लिए ऊपर एक वेरिएबल ले लेंगे आई। तो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, ये जो लूप है ये 0 से लेकर के लेस देन 5 चलेगा। लेस देन 5 का मतलब होता है 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। इस केस में स्कैनफ करवाएंगे, हम यहाँ पे स्कैनफ करवाएंगे परसेंटाइल डी से m% नम ऑफ आई में। ठीक है, m% नम ऑफ आई में हम लोग जो है स्कैनफ करा के वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब ये जो लूप है ये 5 बार चलेगा, तो इस केस में स्कैनफ भी 5 बार चलेगा। 5 बार जब स्कैनफ चलेगा तो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0, तो नम के 0 इंडेक्स पे वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो नम के 1 इंडेक्स पे जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो नम के 2 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो ऐसे करके 3, 4 मतलब आपके जो वैल्यू है वो सीक्वेंसली 0 से लेकर के 9 तक स्टोर हो जाएंगे। ये है आपका बेसिक सा सिस्टम। अब हम इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। प्रिंट कराने के लिए देखिए, आप में से किसी का माइक ऑन है क्या? नहीं ऑन है, अगर तो फिर तो डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। ठीक है, देखिए आगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये इनपुट करने का लूप है जिससे 5 नंबर इनपुट हो जाएंगे। सेम तरीके से हम एक आउटपुट देते हैं कि एंटर्ड नंबर्स आर, मतलब जो इनपुट किए गए नंबर्स हैं वो क्या है, आई इक्वल टू 0 से लेकर के अगेन लूप चलाएंगे आई लेस देन 5 तक और आई प्लस प्लस।
सेम लूप अगेन चलेगा। इस बार बस स्कैनफ की बजाय अंदर रहेगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हम एक स्पेस ले सकते हैं या एंटर ले सकते हैं। स्पेस ले लेते हैं अभी के लिए, नम ऑफ आई। तो यहाँ पे एक चीज होती है, अब जब भी आप एरे को इस्तेमाल करोगे तो एरे के वेरिएबल के नाम के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसका पोजीशन भी पास करना पड़ेगा आपको, मतलब इंडेक्स नंबर भी पास करना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम 31 देखिए, एक बार रन कराते हैं इसको, और आउटपुट देखिए आया, एंटर 5 नंबर्स। 5 नंबर्स मतलब कि मैंने इनपुट किया यहाँ पे 3, 8, 9, 6, 1। तो देखिए एंटर्ड नंबर्स आर 3, 8, 9, 7, 1 आ गया। मतलब जो नंबर मैंने इनपुट किए वही नंबर आउटपुट में सिंपली प्रिंट हो चुके हैं। तो जो नंबर मैंने इनपुट किए वो नंबर्स आपके प्रिंट हो गए। इससे क्या होता है, ये होता है बेसिक तरीका कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल नंबर कैसे इनपुट करवाएंगे और कैसे मल्टीपल नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। तो अगर आपको एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है और प्रिंट भी करना है तो उसका लॉजिक ये रहेगा। बताइए कोई अगर इसमें डाउट हो आपको तो। सर हाँ बेटा। सर जो आप असाइनमेंट देते हैं उसको सबमिट भी करना है? हाँ, आपको असाइनमेंट जितने भी आप बना रहे हैं उनको आप किसी Yes, एक फोल्डर में बना करके स्टोर करते रहिए, वो सबमिट भी कर देंगे। ठीक है सर, हम थैंक यू सर। बताएंगे कि कब सबमिट करने हैं, जिस आपको ईमेल करने पड़ेंगे वो, तो आप बना करके सारे स्टोर करते रहिए अपने एक फोल्डर में सेपरेट करके, फिर हम बताएंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि हम लूप चला करके एरे में इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे लेंगे। तो मैंने एरे के बारे में बताया था, जो इंडेक्स नंबर होता है, जैसे अगर 5 साइज का एरे है तो इंडेक्स नंबर जो है 0 से लेकर के 5 तक चलता है। अब मान 0 से लेकर 4 तक चलता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कहता है 10 नंबर का इनपुट लेना है या 20 नंबर का इनपुट लेना है, तो बस बहुत सिंपल है, जहां जहां 5 लिखा है आपने वहां वहां 10 या 20 लिख देना है। जैसे अगर 10 नंबर्स का इनपुट लेना है तो यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया और यहाँ भी 10 लिख दिया। बस प्रोग्राम रन करेंगे। अब देखिए प्रोग्राम उतना ही बड़ा रहेगा, इस बार 10 नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। ये देखिए इनपुट करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर मैंने इनपुट किया 4, 8, 9, 3, 11, 15, 50, 80 ऐसे करके मान लीजिए कुछ भी हम 6, 14 इनपुट कर दिया मैंने। ये देखिए जो नंबर मैंने इनपुट किए वो यहाँ पे आकर के प्रिंट भी हो चुके हैं। ये बेसिक सा लॉजिक है यूजर से नंबर्स को इनपुट कराने का और प्रिंट कराने का। ठीक है, आगे देखिए। कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा चैट में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग इस पे एरे का यूज करके क्या क्या और किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि हमें मान लीजिए अगर बहुत सारे हमें नंबर दिए जाएं, उनमें से हमें बड़ा नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो किसी नंबर में से या किसी नंबर ऑफ, मान लीजिए हमारे 10 नंबर हैं, उनमें से हमें बड़ा नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे किसी भी नाम का, मैंने नम नाम का ले लिया, इसको 10 साइज दिया। हम चाहते हैं इसमें से बड़ा नंबर निकालना, एक आई वेरिएबल लिया क्योंकि हमें लूप चलाना है। मैंने लिखा एंटर 10 नंबर्स। तो इनपुट कराने का तरीका एरे में वही रहेगा कि फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन 10 तक और i प्लस प्लस, फिर स्कैनफ परसेंटाइल d और m% नम ऑफ i।
ये इनपुट हो गए 10 नंबर्स। इतने प्रोग्राम से, इतने कोडिंग से 10 नंबर आपके इनपुट हो जाएंगे। अब उन 10 नंबर को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद उनमें से बड़ा नंबर निकालना है। प्रिंट नहीं भी कराएंगे तो डायरेक्टली बड़ा नंबर निकाल सकते हैं। तो बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ऊपर एक और वेरिएबल लेना है मैक्स नाम का। यहां पे लिखेंगे मैक्स इक्वल टू नम ऑफ 0, मतलब कि नंबर का मतलब एरे में से जो पहला नंबर है हमने मान लिया कि वही सबसे बड़ा नंबर है, ये हमने बस मान लिया है। लेकिन अब एक्चुअल में कौन सा बड़ा नंबर है, ये फिर से एक लूप चलेगा, सेम लूप चलेगा इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, सेम लूप चलेगा और यहां पे हम लोग जो है लिखेंगे इफ मैक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी मैक्स इज लेस देन नम ऑफ आई, मैक्स इज लेस देन नम ऑफ आई, देन यहाँ पे मैक्स इक्वल टू नम ऑफ आई। ऐसा करते हैं, इसको समझाता हूं मैं अभी। लूप के बाद प्रिंट कर देंगे मैक्स नंबर इक्वल टू परसेंटाइल डी और मैक्स। प्रोग्राम को सेव किया, प्रोग्राम 32, देखिए आउटपुट, रन करवाया इसको, आउटपुट आया एंटर 10 नंबर्स। 10 नंबर में इनपुट करता हूं 4 5 8 12 13 20 25 6 2 3 करके। तो देखिए मैक्स नंबर यहाँ पे आ गया 25। तो जितने भी मैंने ऊपर नंबर डाले हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर है 25, तो आंसर में आ गया 25। तो ये बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है। आपने क्या बोला कि क्या करना है मुझे, समझा नहीं। ऊपर डिक्लेरेशन भी कर दीजिए। ऊपर डिक्लेरेशन कहाँ पे करना है? डिक्लेरेशन तो मैंने मैक्स को यूज किया, ये मैक्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया। कहाँ पे डिक्लेरेशन करना है? बताइए, इस प्रोग्राम को समझिए एक बार फिर से और मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे मैंने क्या किया था। ये तो मैंने यहाँ पे जो है एक मैक्स वेरिएबल लिया था, हमने यहाँ पे एक मैक्स वेरिएबल लिया था और मैं उसे बेटा डिक्लेरेशन नहीं कहते हैं, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, कमेंट डाल दिया मैंने कि प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर फ्रॉम 10 नंबर्स यूजिंग एरे, ये है इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने नम का 0 डाल दिया, फिर 0 इंडेक्स नंबर से 9 इंडेक्स नंबर तक लूप चलाया। ये 9 तक लूप जाएगा क्योंकि लेस देन 10 चलाया है मैंने, ये लूप 9 तक जाएगा। फिर मैंने चेक किया कि क्या मैक्स की वैल्यू किसी नंबर में से छोटी है, तो मैक्स में वो नंबर आ जाए जो बड़ा है, तो बड़ा नंबर मैक्स में आ जाएगा। ये लूप 10 बार चलेगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो निकल करके आपका मैक्स में स्टोर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। तो एरे से हम और भी तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके बाद में हम लोग इसमें और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें अगर 10 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है तो ये हो गया। अब मान लीजिए 10 नंबर को सम करना है, जोड़ना है मुझे, तो 10 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं नया, हमें 10 नंबर, हम 10 नंबर का मतलब ये सोचिए कि 10 ये नंबर कर सकते हैं। आप उसी प्रोग्राम में जहां जहां 10 लिखा होता है वहां 20 लिख दो, 50 लिख दो, 100 लिख दो, उतने नंबर्स का काम हो जाएगा।
तो मेरा प्रोग्राम है ये कि सम ऑफ एरे, ऐसा कह सकते हो, एरे के को जोड़ना पूरा। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h मेन, इसमें हमें वेरिएबल लिया नम ऑफ 10 और यहाँ पे फिर से आई वेरिएबल ले लिया और एक सम वेरिएबल ले लिया जिसमें सम स्टोर करेंगे। सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, प्रिंटफ किया कि एंटर 10 नंबर्स। अब स्कैनफ से इनपुट लेंगे, लेकिन स्कैनफ के पहले हम लोगों को एक लूप चलाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसके अंदर लिखेंगे स्कैनफ परसेंटाइल d और एम्परसेंड नम ऑफ i। इसके बाद में हमें लिखना है यहाँ पे लूप नहीं आगे लगाना पड़ेगा, हम उसी लूप में कर लेंगे। बस लिखना होता है सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ i। देखिए सम में मैंने 0 रखा है, नम के i पे जो भी इनपुट हुआ होगा वो सम में जुड़ता जाएगा और लूप के बाद प्रिंट करा देंगे सम इक्वल्स टू परसेंटाइल d और सम। प्रोग्राम को सेव किया, रन करवाया। देखिए जितने नंबर मैं इनपुट करूंगा वो सभी नंबर्स का एडिशन आ जाएगा, 4 5 8 3 2 1 जो है 9 3 4 2। देखिए सभी नंबर्स का एडिशन आ गया 41। जितने भी नंबर हम इस तरह से यहाँ पे इनपुट करेंगे उन नंबर्स का एडिशन यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे उनका टोटल आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी देखिए और बताइए अगर कोई डाउट है तो। ये प्रोग्राम अगर किसी को समझ में ना आया पुराना वाला तो उसमें बताइए, आप अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो इसको बताइए। देखिए यहाँ पे जो बेसिक लॉजिक होता है वो सबसे पहले जरूरी होता है कि यूजर से नंबर्स का इनपुट कराना। नंबर्स मतलब क्योंकि मल्टीपल नंबर्स हैं, यहाँ पे एरे होता है तो एरे का मतलब होता है मल्टीपल नंबर्स। तो सबसे जरूरी है कि नंबर्स का इनपुट कराना। स्कैनअप करा करके फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे यूजर्स के नंबर्स को स्कैनअप से इनपुट लेना होता है। फिर हमने सम करना था तो हमें सिंपली यहाँ पे नंबर को इनपुट करते गए और सम के अंदर जोड़ करके रखते गए। लूप जब खत्म हो गया तो सम को मैंने प्रिंट करा दिया, सम में ही टोटल आ जाएगा। ऐसे ही आप जो है मैक्स वाले में मैंने सबसे पहले क्या किया था, इसमें सबसे पहले नंबर्स को इनपुट किया था। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर एक नंबर को उसके अगले नंबर से कंपेयर कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, फिर उस बड़े वाले नंबर को बचे हुए बाकी के नंबर से चेक करते हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा है। जो सबसे बड़ा होता है आखिरी में हमारे पास वो आकर के स्टोर हो जाता है। ये लॉजिक है एरे का। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब कि एक एरे के अंदर फिर से कोई एरे, यहाँ पे 2 साइज देने पड़ते हैं। तो इसको देखिए, देखिए तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में समझिए। तो इसमें हम लोग सबसे जरूरी होता है एरे के बारे में ये सीखना कि कैसे एरे को हैंडल करेंगे। हैंडल का मतलब कैसे हम उसको इनपुट लेंगे, कैसे उसका आउटपुट देंगे, कैसे उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि उसके एक एक वैल्यू को निकाल करके कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, ये है इनपुट आउटपुट बताने जा रहा हूँ कैसे इनपुट और आउटपुट करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैंने कल बताया भी था आपको। मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और ये a नाम का वेरिएबल है, मान लो num नाम का वेरिएबल है, इसको 3 of 3 या
दूसरे नाम का ले लेते हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि नम नाम का ही लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया a 3 ऑफ 3 का। अगर हम बात करें कि a3 सिर्फ सिंगल डायमेंशनल की, कि a का साइज 3, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा, ऐसा। और अगर हम बात करें कि a3 ऑफ 3 की, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कुछ ऐसा। देखिए, ये देखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ये मैंने कल आपको बताई थी बातें इसके बारे में, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। रो के बारे में मैंने बताया था और कॉलम के बारे में मैंने बताया था। तो इसके इंडेक्स नंबर कैसे निकाले जाते हैं उन पे ध्यान दीजिए। अगर हमें इस बॉक्स का इंडेक्स नंबर निकालना हो, तो इस बॉक्स का इंडेक्स नंबर आएगा पहले रो का इंडेक्स नंबर, फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो ये 0 रो के 0 कॉलम पे है, ये 0 रो के 1 कॉलम पे है, ये 0 रो के 2 कॉलम पे है, फिर ये 1 रो के 0 कॉलम पे है, 1 रो के 1 कॉलम पे है, ये 1 रो के 2 कॉलम पे है, ये 2 रो के 0 कॉलम पे है, ये 2 रो के 1 कॉलम पे है, ये 2 रो के 2 कॉलम पे है। मतलब कि पहले रो का इंडेक्स नंबर लिखा जाता है और फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है आपको पहले रो का पास करना होता है, फिर कॉलम का। मल्टी डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल हम लोगों को बहुत जगह करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास आप लोगों का लिस्ट है कि मुझे एक स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाना है कि कौन से स्टूडेंट का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका ब्रांच क्या है और उसका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो हम सब जब भी आपको बनाना होगा डेटा, तो आपको पहले एक टेबल लेनी पड़ेगी। इसमें हमने माना नेम हम स्टोर करेंगे, यहाँ हम ब्रांच स्टोर करेंगे, यहाँ हम जो है आपका ईयर या सेमेस्टर स्टोर करेंगे, मान लीजिए सेमेस्टर, यहाँ हम आपका मोबाइल नंबर मान लीजिए स्टोर करेंगे, यहाँ हम ईमेल आईडी स्टोर करेंगे, यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ स्टोर करेंगे, यहाँ मान लीजिए जेंडर स्टोर करेंगे। तो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे नेम मान लीजिए किसी का है अंकिता, फिर उसका ब्रांच है मान लीजिए आईटी, सेमेस्टर है मान लीजिए 5th, मोबाइल नंबर है मान लीजिए उनका ये, ईमेल आईडी है मान लीजिए कुछ भी है एग्जाम्पल के लिए abc@gmail.com, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए उनका 01/01/2000 और जेंडर है मान लीजिए फीमेल। ये डेटा थोड़ा छोटा करता हूँ फॉन्ट आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये डेटा है। ऐसे ही अगर आपको और भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो, तो ऐसे ही सभी का डेटा आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये डेटा हमारा रो और कॉलम के ही फॉर्म में तो है। ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम है सब। तो यहाँ पे भी देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे में ये रो है और ये कॉलम। तो रो और कॉलम के डेटा को मैनेज करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल होता है। जैसे आप मूवी टिकट बुक किए, आपने कभी मूवी टिकट बुक किए हो या बस टिकट बुक किए हो, तो एग्जांपल के लिए मूवी टिकट बुकिंग स्क्रीन डिजाइन मैं आपको दिखाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, जब आप किसी भी एप्स या वेबसाइट से कोई मूवी का टिकट बुक करते हैं, तो क्या होता है, देखिए आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन आती है जिसमें आपको अपना रो और कॉलम चूज करना पड़ता है कि मुझे किस जगह पे किस सीट का टिकट बुक करना है, मुझे कहाँ बैठना है, मैं कहाँ पे बैठूंगा, कुछ इस तरह का।
ठीक है, तो वहां पे ये रो और कॉलम के फॉर्म में ही डेटा आता है। ठीक है, ये इस तरह के ऐप वगैरह बनते हैं तब मल्टी डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल होता है। या फिर हम लोग किसी भी तरह के डेटा की बात कर लें, जब भी बात डेटा की आती है, जैसे मैंने बताया ये डेटा है, ये डेटा आपका रो और कॉलम के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। देखिए फिर यहाँ पे तो हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें हमें मल्टी डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट और आउटपुट लेने के बारे में सीखना है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ता है किसी भी नाम का, उसको एक साइज देना पड़ता है, दो टाइप, एक साइज होता है रो पहला वाला और दूसरा साइज होता है कॉलम। ठीक है, पहला साइज होता है रो और दूसरा साइज होता है आपका कॉलम। देखिए आगे, इसके बाद हमें दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, एक वेरिएबल आर रो का लूप चलाने के लिए, एक वेरिएबल सी कॉलम का लूप चलाने के लिए। सी में हम लोग डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सी में मल्टी डायमेंशनल एरे को सीखने के लिए मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे। तो मैट्रिक्स जो अगर आपने पढ़ा है मैथ में होता है आपका आव्यूह जिसे कहा जाता है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया था मैथमेटिक्स से तो उसमें भी होता है मैट्रिक्स या आव्यूह, और अगर आपने डिप्लोमा के भी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ही होता है मैट्रिक्स आव्यूह। तो इसका एग्जाम्पल देखे तो मैट्रिक्स आपका रो और कॉलम के फॉर्म में ही होता है। देखिए यहाँ पे तो मैंने यूजर को एक ऑप्शन एंटर मैट्रिक्स ऑफ 3x3, यूजर को 3x3 की मैट्रिक्स इनपुट करनी है। तो यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे डबल लूप लगेंगे, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे एक लूप लगेगा आर का जो कि 0 शुरू होगा। यहाँ पे रो कितनी है, पहला वाला होता है, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है आपका रो, यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो इस केस में पहला वाला रो है तो रो कितने हैं 3, तो लूप चलेगा लेस देन 3 तक। इसके बाद कॉलम है हमारे, तो इसके इस लूप के अंदर आएंगे, फिर से एक लूप लगेगा c इक्वल टू 0, c लेस देन 3 और c प्लस प्लस, कॉलम भी 3 है। अब यहाँ स्कैनफ लगेगा परसेंटाइल d और m% a ऑफ r ऑफ c, मतलब एक के आगे दो इंडेक्स नंबर पास होंगे, एक इंडेक्स नंबर रो के लिए, एक इंडेक्स नंबर कॉलम के लिए। ठीक है, इसमें इस तरह से इनपुट लेंगे और ये लूप जब चलेगा पूरा तो हमारी मैट्रिक्स का इनपुट हो जाएगा। मैट्रिक्स के इनपुट के बाद मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए भी मैंने लिखा एंटर्ड मैट्रिक्स इज, और फिर से सेम लूप चलेगा। लूप जो है यहाँ पे पूरा हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां प्रिंटफ है वहां स्कैनफ है, वहां पे प्रिंटफ हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग जो है m% हटा देंगे। फिर यहाँ पे एक \n भी लगा देंगे ताकि हर एक रो प्रिंट होने के बाद एक एंटर हो जाए और इससे हर एक रो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। रन कराएं अगर, देखिए यहाँ पे इनपुट करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स। अगर आपने थोड़ी बहुत मैट्रिक्स पढ़ी थी तो 3x3 की मैट्रिक्स का मतलब हुआ टोटल 9 एलिमेंट्स इनपुट करते हैं, 3 4 6 9 1 2 0 3 2, इस तरह से देखिए ये मैट्रिक्स बन गया। ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स हमने इनपुट करी यहां से यहां तक की और ये मैट्रिक्स का आउटपुट आ गया। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स काम करता है।
तो ये है मल्टी डायमेंशनल एरे का इनपुट और आउटपुट करना। मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे में प्रिंट करना, ये मल्टी डायमेंशनल एरे का इनपुट लेना, यूजर को आउटपुट देना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे समझिए इसको। मैं एक एक करके एक एक 5-5 10-10 सेकंड रोक रहा हूं। आप एक बार इस लूप को समझिए, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ए का पहले एक वेरिएबल लिया है A3 ऑफ 3 का, मतलब 3 रो और 3 कॉलम का। देन मैंने R और C दो वेरिएबल लिए हैं लूप को चलाने के लिए। फिर मैंने यूजर को एक मैसेज दिया कि एंटर करिए मैट्रिक्स 3 और इंटू 3। तो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है रो का, जो कि चला है 0 से लेकर के लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब होता है 2 तक। सेम तरीके से कॉलम का लूप चला है 0 से लेकर के लेस देन 3, मतलब कि 0 से लेकर के 2 तक। अब स्कैनफ चला है जिससे हम लोग ए के आर और सी पे इनपुट ले रहे हैं। तो ए के आर और सी पे इनपुट जब हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे यूजर को मैसेज दिया है कि एंटर मैट्रिक्स, एंटर्ड मैट्रिक्स लिखना था यहाँ पे, एंटर्ड मैट्रिक्स इज। तो फिर से मैंने सेम लूप चलाया है क्योंकि रो और कॉलम तो उतने ही रहेंगे, तो लूप एकदम सेम चलेगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंटफ से प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ आर और सी। ए में हम लोग आर और सी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं आर और सी में, या फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा जा रहा है, तो इस एग्जांपल को देखिए। आर और सी ये इंडेक्सिंग बताते हैं। आर मतलब 0, सी मतलब 0। अगली बार आर 0 सी 1, अगली बार आर की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 2, फिर आर की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 0। ये जो इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ लिखे थे, यही इंडेक्स नंबर जो है हम लोग के इस लूप में यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फिर एक जब लाइन प्रिंट हो जाए तो मैंने एंटर ले लिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो तो आप बताएं, मुझे मैसेज करके बताएं या फिर कॉल करके बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कई तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स के साथ में हम लोग जो बेसिक ऑपरेशंस करते थे, जैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ना, दो मैट्रिक्स को घटाना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इस तरह के कई सारे काम होते हैं जो हम लोग मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जो यूज है वो आगे पड़ेगा हमें काफी ज्यादा, क्योंकि हम किसी भी डेटा की बात कर ले, जब भी बात डेटा की आती है तो डेटा हमेशा हमें रो और कॉलम के बिहाफ पे ही मिलता है। देखिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। देखिए एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो पूरा डेटा है वो देखिए, ये है आपके कॉलम, ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जी कॉलम, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके रो होते हैं और ये सेल्स होते हैं। अगर हम कहें ये सेल कौन सा है, तो इसको कहा जाता है, ये जो सेल है इसको कहा जाता है D4 सेल। D4 का मतलब डी कॉलम का 4 सेल। यहाँ पे जो एक्सेल है वो पहले कॉलम की वैल्यू उठाता है, फिर रो के नंबर उठाता है, लेकिन टेक्निकली जो होता है काम वो पहले रो और फिर कॉलम होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये कौन सा सेल है, तो देखिए ये सेल है, ये D4 है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऊपर उस सेल का नाम लिख करके आएगा। ये क्या है B2, ये क्या है C2, ये क्या है B3, ये क्या है C3। ऐसे करके हर सेल का नाम होता है और पूरा डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और
मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूं मुझे यहाँ पे डेटा बनाना है किसी भी चीज का, लाइक यहाँ सीरियल नंबर होगा, यहाँ नेम होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे ईमेल होगी, यहाँ पे जो है मान लीजिए कोर्स होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आप बनाएंगे, या आप कोई भी नेम डाल देंगे, मान लीजिए राम, है ना, मान लिया मैंने श्याम, कुछ भी डाल दीजिए, है ना, अंकित, अमन, कुछ भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स, ठीक है। तो इनकी नीड पड़ती है हमें। तो इस तरह से मान लीजिए कोई भी ईमेल आईडी abc@gmail.com, ऑटोमेटिक वो ईमेल का लिंक भी बना दे रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लीजिए डाल दिया ब्रांच कोर्स की, मान लीजिए IT, या कोर्स डाल दिया PHP, पाइथन, एंड्रॉइड, जावा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है ये रो और कॉलम के फॉर्म में है। तो हमें रो और कॉलम के फॉर्म में एक रो का लूप चलाना पड़ता है, एक कॉलम का लूप चलाना पड़ता है, तब हम इस डेटा को हैंडल कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने वही किया है, एक रो का लूप चलाया है, एक कॉलम का लूप चलाया है, और तब हमारा डेटा जो है प्रिंट हो रहा है या फिर इनपुट हो रहा है। एक बार फिर इसका आउटपुट देखिए, प्रोग्राम का रन कराया मैंने, यहाँ पे इनपुट किया मैंने, पहली रो मैंने इनपुट की 3 2 1, ये पहली रो हो गई। दूसरी रो 9 6 7, ये दूसरी रो हो गई। तीसरी रो में डाल दी 4 5 8, ये देखिए ये पहली रो आई 3 2 1, दूसरी रो 9 6 7, तीसरी रो 4 5 8। इस तरह से हम लोग डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और डेटा को इनपुट ले सकते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, मींस मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब ये एक मैट्रिक्स की तरह है। अब इस मैट्रिक्स का हम इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स का इनपुट आउटपुट कर लिया। अब आप दो मैट्रिक्स का इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, फिर उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, मींस उनका सम निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बताता हूं दो मैट्रिक्स को जोड़ने का, बाकी का घटाने का, गुणा करने का आप ट्राई करेंगे। मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम है ये, तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स एडिशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, समझ, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब कोडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा प्रोग्राम जाएगा। क्यों लंबा जाएगा? क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट करने के लिए डबल लूप लगाने पड़ते हैं, नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है। हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स को इनपुट करना है, तो एक बार एक मैट्रिक्स को इनपुट करने के लिए दो लूप लगते हैं, फिर दूसरी मैट्रिक्स को इनपुट करना है, फिर दो लूप लगेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को एक एक करके प्रिंट करना है, तो इन दोनों के दो लूप लगेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, फिर लूप लगेंगे, फिर दोनों आंसर को प्रिंट करना है। इतना काम करना है हमें। सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे, मैट्रिक्स 1 of 3 of 3। मैंने देखिए वेरिएबल का नाम लिया मैट 1 3 of 3, मतलब मैट्रिक्स 1, मैट 2 3 of 3, मतलब कि मैट्रिक्स दूसरा हो गया ये, मैट्रिक्स 3 of 3। तो ये मैट 3 नाम का वेरिएबल है, 3 और 3 इसका साइज है। फिर वेरिएबल लेंगे R और C, ये लूप चलाने के लिए, ठीक है। इतने वेरिएबल हमको चाहिए होंगे। अब हम लोग सबसे पहले यूजर से कहेंगे एंटर मैट्रिक्स या एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये मैंने लिखा। यहाँ पे लूप चलाया और R का लूप चलेगा 0 से R<3 R++। एक लॉजिक सेम रहेगा, मैंने बताया लूप जितने लगेंगे वो सेम लगेंगे। अगर हम लोग चाहें तो एक बार इतना लूप लिख लिया यहां से यहां तक। अब हम लोग अगर चाहें तो इतने लूप का कॉपी कर लें। ध्यान दीजिएगा, लूप का मैंने सिर्फ कॉपी किया है और ये लूप जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं पेस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे इनपुट कराएंगे
इसमें इनपुट कराएंगे स्कैनफ परसेंटाइल डी M% मैट 1 का R और C। अब मैट्रिक्स 1 में इनपुट हो गया। अब हम कहेंगे printf एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स का इनपुट लेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स के इनपुट के लिए सेम लूप लगेगा, तो मैंने लूप कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया और बस यहां पे स्कैनफ अगेन लिखेंगे परसेंटाइल डी M% मैट 2 ऑफ R और C। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रोग्राम को, यहाँ पे इस लूप पूरे में और इसमें पूरे में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैट 1 लिखा है मैंने वेरिएबल का नाम, और यहाँ मैट 2 लिखा है, बाकी पूरा कोडिंग सेम है, देख लीजिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स इनपुट हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, तो फिर से सेम लूप लगेगा और इस बार लिखेंगे मैट्रिक्स 3 का R और C इक्वल टू मैट्रिक्स 1 का R और C प्लस मैट्रिक्स 2 का R और C। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से जुड़ेगा। मैट्रिक्स 3 का R और C इक्वल टू मैट्रिक्स 1 का R और C मैट्रिक्स 2 का R और C, मतलब 1 और 2 को जोड़ करके 3 में स्टोर कर देंगे। अब तीनों को प्रिंट करना है, तो एक एक करके प्रिंट करते हैं। लिखा मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू, सेम लूप प्रिंट कर देंगे। इस लूप में लिखेंगे printf, यहाँ पे परसेंटाइल डी स्पेस और M% नहीं लगेगा इस बार, मैट 1 का R और C, और यहाँ पे printf से \n लगा देंगे। अब ये इतना कोडिंग मैंने किया पहली मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए। ये मैंने कॉपी किया, इसको दूसरी बार पेस्ट किया, यहाँ लिख दिया सेकंड मैट्रिक्स और यहाँ मैट 2 कर दिया। फिर इसको थर्ड बार पेस्ट किया, लिख दिया यहाँ पे रिजल्ट मैट्रिक्स और यहाँ मैट 3 लिख दिया। बस प्रोग्राम 35। प्रोग्राम देखने में थोड़ा बड़ा हो गया है, 50-60 लाइन का प्रोग्राम हो गया है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये मैंने वेरिएबल लिए सारे, ये मैंने पहली मैट्रिक्स इनपुट कराई, ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स इनपुट कराई, ये मैंने दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया, ये मैंने पहली मैट्रिक्स को प्रिंट कराया, ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स को प्रिंट कराया और ये तीसरी मैट्रिक्स को प्रिंट कराया। रन कराते हैं एक बार इसको। मैंने इनपुट किया 2 3 4 7 5 3 ऐसे करके 1 9। अगली मैट्रिक्स इनपुट किया 2 3 2 4 8 7 6 1। एक मैंने एक्स्ट्रा इनपुट कर दिया है, 61 कर दिया है। तो ये देखिए प्रोग्राम का आउटपुट आया। ये पहली मैट्रिक्स हो गई, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई, ये तीसरी मैट्रिक्स हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से जुड़ा तो आया 4, इसका दूसरा इसके दूसरे से जुड़ा आया 6, ये इससे जुड़ा आया 6, ये 7 और 4 आ गया 11, 5 और 8 आ गया 13, 4 और 7 आ गया 11, फिर 61 और 2 63 हो गया, फिर 1 और 2 3 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। बहुत आसान तरीके से प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का एडिशन। तो ये है मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स को जोड़ना। एक बार इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए।
मैंने एडिशन किया है, आपको जो सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बस यहाँ पे माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगा। आप लोगों ने मैथ वाला मल्टीप्लिकेशन आपको याद है कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही है? हेलो, नो सर। अभी भी नहीं आ रही है? नो सर, क्लियर नहीं आ रही है सर। बेटा अगर आपके में क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार ट्राई करो कि आपका वीडियो वगैरह ना ऑन हो, ताकि आपको क्लियर आवाज जाए। दूसरी बात है, अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ, आ जाएगी आवाज। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमें प्लस करना होता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना होता है, तो ये सिस्टम होता है, बस सामने सामने के एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। लेकिन घटाना होता है तो सिंपली सामने सामने के एलिमेंट्स घट जाते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन करने का जो नियम है वो दूसरा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों को याद है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? क्योंकि आपको लिए टास्क रहेगा। मैंने जोड़ के दिखा दिया, घटाने वाला और गुणा वाला आपके लिए टास्क रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्या रहता था मैथ में जब पढ़ते थे हम लोग? जिन लोगों ने इंटरमीडिएट मैथ से किया है या डिप्लोमा में मैथ तो पढ़ी होगी आपने। सर रो को तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर उसको जोड़ के फिर लिखना रहता है। हाँ, मतलब एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से 1 by 1 मल्टीप्लाई होता है, और जो सम आता है वो बनता है पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह से सामने सामने के एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, उसमें एक का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, और तब जाकर के हमारा बनता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। अब आपको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना है। मैं इसके आगे चीजें बता रहा हूं अभी। तो एरे में दो ही चीजें होती हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और डबल या मल्टी डायमेंशनल एरे में, इसी को डबल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, और यही आपका मल्टी डायमेंशनल है। डायमेंशंस और भी हो सकते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर a(3) बनाया, तो ये हो गए दो डायमेंशन, मतलब एक एरे के अंदर एक और एरे। लेकिन ऐसे ही इंटीजर b मान लीजिए 2(2) ऐसे भी हो सकता है। ये थोड़ा पढ़ने में सीखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन 3 डायमेंशनल एरे 4 डायमेंशनल एरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल ज्यादा यूज नहीं होता है। इसीलिए 2 डायमेंशनल तक ही इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, रो और कॉलम, रो के अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर रो, वो वाला इस्तेमाल नहीं होता है अभी। तो वो हम लोग आगे आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा चीजें कि कैसे काम करती हैं धीरे धीरे। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में देखिए, ज्यादा बड़ी चीज नहीं होता है, बस एरे का ही पार्ट है ये। अभी तक आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो एरे बनाए वो या तो इंटीजर थे या तो फ्लोट थे। फ्लोट तो नहीं मैंने कोई बनाया, लेकिन आप फ्लोट भी बना सकते हो। लेकिन मैंने कैर का भी एरे नहीं बनाया। अगर हमें कैर टाइप का एरे बनाना पड़े, ठीक है, किसी का माइक ऑन है क्या?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो स्ट्रिंग क्या होता है, हमें अगर कैर टाइप का एरे बनाना हो, ध्यान रखिएगा, कैर टाइप के एरे को ही कहा जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई बहुत बड़ी चीज और अलग चीज नहीं होती है। तो स्ट्रिंग का देखिए पहला प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h मेन, इतना प्रोग्राम तो फिक्स रहेगा आपका। अब इसमें हमें स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो स्ट्रिंग के लिए अगर अभी हमें किसी का नेम स्टोर कराना हो तो हम लोग कैर टाइप का वेरिएबल लेंगे कोई और उसको बनाएंगे एरे। ये होता है स्ट्रिंग। कि अभी ए क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो मैं वेरिएबल का नाम ए ना लेकर के नेम लेता हूं। नेम नाम का एरे है और इसका साइज दिया मैंने 20। इसमें मुझे किसी का नेम स्टोर कराना है तो मैंने लिखा printf एंटर योर नेम, ऐसे लिखा मैंने। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के इनपुट के लिए क्या होता है, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एरे में इनपुट कराने का, ये एरे ही तो है, बस कैर टाइप का है, इंट टाइप का नहीं है। तो आपको बताया था मैंने एरे में इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे में इनपुट कराने के लिए लूप चलाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में इनपुट कराने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा तरीका होता है, लिखा जाता है गेट एस नाम का फंक्शन और इसके अंदर बस वेरिएबल का नाम पास कर देना। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, गेट एस, और इसके अंदर क्या पास कर देना होता है, वेरिएबल का नाम। तो यहाँ लूप नहीं चलाना पड़ता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए भी लूप नहीं चलाना है, इनपुट करने के लिए भी लूप नहीं चलाना है। योर नेम इक्वल्स टू परसेंटाइल एस लिख करके आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। इसीलिए स्ट्रिंग को थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है। होता ये कैरेक्टर टाइप का एरे ही है, ध्यान रखना, होता ये कैरेक्टर टाइप का एरे ही है। लेकिन इनपुट और आउटपुट लेने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। इनपुट लेने के लिए लूप नहीं चलाना है और आउटपुट के लिए भी लूप नहीं चलाना है। इनपुट के लिए गेट एस नाम का फंक्शन होता है, जैसे स्कैनफ नाम का होता है वैसे ही गेट एस फॉर गेट स्ट्रिंग, गेट एस नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस वेरिएबल का नाम पास करते हैं, ये इनपुट कर देता है। फिर प्रिंट करने के लिए भी लूप नहीं चलाना है क्योंकि एरे है, लूप चलाना पड़ता है, लेकिन लूप नहीं चलाना है क्योंकि जैसे परसेंटाइल डी होता है फॉर स्ट्रिंग, फॉर इंट परसेंटाइल एफ होता है, फॉर फ्लोट परसेंटाइल सी होता है, फॉर कैर सेम तरीके से परसेंटाइल एस होता है फॉर स्ट्रिंग। तो ये नेम को विदाउट लूप के प्रिंट कर देंगे। देखिए रन कराया हमने, आया एंटर योर नेम, मैंने लिखा हिमांशु, एंटर किया तो आ गया योर नेम इक्वल टू हिमांशु। मतलब कि मेरा नाम जो है नेम नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो गया। फिर देखिए मैं यहाँ पे किसी का भी नाम पास कर सकता हूँ और अभी हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स एज अ नेम भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम में कहीं पे मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हो, मतलब किसी का नेम वगैरह स्टोर करना हो, तो आप यहाँ पे कैर टाइप का एरे लेंगे और इनपुट लेंगे गेट एस से, प्रिंट करेंगे परसेंटाइल एस से। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो ये होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के ऊपर कुछ बेसिक से ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल होती है। स्ट्रिंग की जैसे stdio एक हेडर फाइल है, ऐसे ही एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल होती है, उसका नाम होता है string.h। ये stdio फाइल के अंदर क्या होता है, printf फंक्शन होता है, scanf फंक्शन होता है, getS फंक्शन भी इसी के अंदर होता है। सेम तरीके से string.h फाइल के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। string.h के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि strlen नाम का फंक्शन होता है इसके अंदर, फिर strrev नाम का फंक्शन होता है, strupr नाम का फंक्शन होता है, strlwr नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस होते हैं
strcat नाम का जो है फंक्शन होता है, strcpy नाम का फंक्शन होता है, strcmp नाम का फंक्शन होता है। इन सभी फंक्शन का अपना अपना एक काम होता है। तो जो पहला फंक्शन है strlen, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। लेंथ का मतलब उस स्ट्रिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं ये कैलकुलेट करता है। ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, मतलब स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। अगर आपने लिखा ओके तो ये कर देगा के ओ, ठीक है ना, ओके को के ओ कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। strupr क्या करता है, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये strcat स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करता है, मतलब कि ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करता है, मीन्स कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, ठीक है। और strcmp होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए कि कौन सी स्ट्रिंग दोनों में से बड़ी है, कौन सी छोटी है। छोटी और बड़ी का मतलब बराबर है या नहीं बराबर है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर है या नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें से 1 2 बता देता हूं, बाकी के आपको एज अ टास्क करने हैं। हर एक फंक्शन पे एक एक प्रोग्राम बनाना है। तो मैं 2 फंक्शन पे 2 अलग अलग प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मैं ये बना के दिखा देता हूँ, ये शुरुआत के दोनों, बाकी के आप बना के ट्राई करेंगे, नहीं बनेंगे तो हम वो भी बनवाएंगे, लेकिन आप बनाने के ट्राई करेंगे। फिर से एक बार इंक्लूड किया मैंने stdio.h को। बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम स्ट्रिंग का कोई फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको string.h नाम की भी एक और हेडर फाइल, यहाँ पे जैसे conio जोड़ते थे वैसे ही string.h भी जोड़ना है, तभी इसके फंक्शन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं जिसमें हमने एक नेम वाला वेरिएबल लिया char type 20 का, और मैंने यहाँ पे कहा printf enter your name, अगेन वही पुराना वाला प्रोग्राम, गेट s में नेम को इनपुट कराया। अब हमें करना क्या है, हमें काउंट करना है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तो एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर a इक्वल टू strlen और इसके अंदर नेम पास कर देंगे, ये नेम वाला वेरिएबल। इन प्रिंटफ कराएंगे, लिखेंगे लेंथ इक्वल टू %d और a में आपकी लेंथ आ जाएगी। a में strlen से जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट, एंटर योर नेम, मैंने नेम डाला डिजी कोडर्स, एंटर किया तो आया देखिए 10। तो गिन लीजिए इसमें 10 कैरेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। स्पेस वगैरह को भी काउंट करेगा ये। यदि मैं यहाँ पे बड़ा नाम डाल दूं थोड़ा सा, जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे मैं डाले यहाँ पे हिमांशु कश्यप, तो देखिए आउटपुट आया 16, मतलब इसमें हिमांशु कश्यप में 16 कैरेक्टर हैं। 8 कैरेक्टर हैं हिमांशु में और 7 कैरेक्टर हैं कश्यप में, लेकिन एक स्पेस को भी काउंट करेगा क्योंकि वो भी एक तरह का कैरेक्टर ही है। तो यहाँ पे जो strlen फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट करके आपको बताता है।
तो एक मैंने फंक्शन बताया, एक और फंक्शन देखते हैं। बस ध्यान रहे इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन डाल देता हूं। स्ट्रिंग फंक्शन strlen टू कैलकुलेट या टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नया प्रोग्राम बनाया, ये है स्ट्रिंग फंक्शन। कौन सा है ये फंक्शन स्ट्रिंग का? strrev टू रिवर्स द स्ट्रिंग। तो इसमें हैश इंक्लूड करेंगे stdio.h को, फिर से हैश इंक्लूड करेंगे string.h को, क्योंकि string.h के बिना स्ट्रिंग फाइल का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। कैरेक्टर मैंने नेम फिर से लिया, नेम ऑफ 20, फिर मैंने कहा एंटर योर नेम, और सेम तरीके से गेट से फिर से मैंने नेम को इनपुट लिया और यहाँ पे कर दिया strrev ऑफ नेम। बस इतना लिखना होता है और ये क्या करेगा देखिए, printf योर नेम इक्वल टू %d, %d नहीं %s और नेम। ठीक है, सेव किया इसको, प्रोग्राम 37 हो गया 38 के नाम से। अब देखिए प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ये वेरिएबल लिया, इनपुट कराया नेम को, नेम इनपुट कराने के बाद strrev में नेम को पास कर दिया और नेम को प्रिंट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, यहां मैंने नेम डाला, कुछ भी लाइक डाल दिया मैंने अमन, तो अमन का देखिए उल्टा आया, अमन का यहाँ पे नेम उल्टा हो गया। देखिए ध्यान से, फिर से मैंने कोई इनपुट किया, लाइक मैंने नेम डाल दिया ओके, तो ओके का देख लीजिए क्या आ गया YAKO। ठीक है ना, कुछ भी हम डाल सकते हैं, लाइक मैंने डाला डिजी कोडर्स, तो डिजी कोडर्स का देखिए उसने अपोजिट कर दिया SREDOCIGID। ठीक है ना, तो डिजी कोडर्स का उल्टा कर दे रहा है, मतलब जो भी आप डालोगे उसका उल्टा कर देगा। उल्टा का मतलब कैरेक्टर नहीं पलटेगा, कैरेक्टर्स की पोजीशन पलट देगा। जो आखिरी में कैरेक्टर है वो पहले पे आ गया, जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ आ गया, तो उसके बाद उधर से है वो इधर से आ गया। तो ये अपोजिट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सी इधर से बनता है तो सी को उधर से बना देगा, या डी इधर से बनता है डी को उधर से बना देगा। उल्टा मतलब कैरेक्टर्स का पोजीशन चेंज कर देगा ये। ठीक है, ये है आपका स्ट्रिंग का। मैंने 2 फंक्शन बताए, बाकी के आप ट्राई करेंगे। और जैसे मैंने 2 फंक्शन बनाने के लिए दोनों को एक एक अलग अलग प्रोग्राम में बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है ना, तो सेम तरीके से आप भी उसको बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितना भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ या डेटा इनपुट कर रहा हूँ, मतलब ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये बार बार मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा। मीन्स ग्रुप में नहीं भेजने का मतलब मेरा ये है कि ग्रुप में भेजने की बजाय मैं आप लोगों को एक आज गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक गूगल ड्राइव का आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा और उस लिंक से क्या होगा, उस लिंक पे जाकर के आपको जितने भी मैं प्रोग्राम यहाँ बनाते रहूंगा वो सारे प्रोग्राम आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते, व्हाट्सएप पे बार बार भेजने से दिक्कत होगी, दिक्कत का मतलब आप कंफ्यूज होंगे, डबल डबल प्रोग्राम हो जाएंगे। मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां जाकर के आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं जो मेरे इस फोल्डर के अंदर है, जो भी मैंने इस फोल्डर के अंदर बना के रखा हुआ है वो सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर सारे प्रोग्राम और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक लिंक दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आगे अगर हम लोग असाइनमेंट की बात करें तो मुझे लगता है अभी जो 3rd असाइनमेंट मैंने दिया था कल आप लोगों को, उसमें से आप में से कई लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया।
जैसे फिबोनाची वाला प्रोग्राम तो मैंने ही बनवा दिया अभी था, ये पहला प्रोग्राम, तो ये तो हो गया सभी का। मान लीजिए रिवर्स ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर, मतलब अगर कोई नंबर डाला जाए 1 2 3 तो उसका आउटपुट आए 3 2 1। ये वाला आप लोगों ने सभी लोगों ने कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो आप ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे पूछिए, हम उसको भी बताएंगे। टेबल निकालना है, पहाड़ा निकालना है एक नंबर का, फैक्टोरियल निकालना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है। मतलब कि अगर कोई नंबर डाला जाए लाइक 125, तो 125 में डिजिट है उनका सम निकालना है। मतलब 125 में क्या क्या डिजिट है, 1 2 5, तो 1 2 और 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ये निकालना है सम ऑफ डिजिट में। आर्मस्ट्रॉन्ग का मैंने अभी लॉजिक बताया था, पैलिंड्रोम का भी मैंने लॉजिक बताया था, उल्टा और सीधा नंबर एक जैसा हो। मतलब किसी नंबर का पहले रिवर्स नंबर निकालो, और यदि किसी नंबर का रिवर्स नंबर वही नंबर आ जाता है तो ये नंबर पैलिंड्रोम होता है। राइट अ प्रोग्राम। तो इसमें क्या करना था, प्राइम नंबर चेक करना था, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो कोई नंबर प्राइम कब होता है, जब वो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो नंबर पूरी तरह डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। फिर ए से लेकर के जेड तक के सारे अल्फाबेट प्रिंट करने थे, वो प्रिंट आपने किए या नहीं किए देखिए। नहीं हो पाए तो उसको बताइएगा, हम बताएंगे, अभी बताइए अगर नहीं हुआ। राइट प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट इवन नंबर अप टू गिवन नंबर, मतलब एक नंबर इनपुट कराना है और एक से लेकर के उस नंबर के बीच आने वाले सारे इवन नंबर ओनली प्रिंट करने हैं। फिर आपको ये 5 पैटर्न करने थे, जिनमें से 2 पैटर्न मैंने कल बता दिए थे, और ये दोनों ही पैटर्न को अगर स्टार की जगह गिनती प्रिंट करा दिया जाए तो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, और ये पैटर्न मैंने आज बता ही दिया अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप में से जो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं वो करें, क्योंकि आपको ये सबमिट भी करने हैं। जैसे इस सी का लेक्चर, सी की चीजें कंप्लीट होंगी तो आपको ये सबमिट करना है। फिर आज आपको असाइनमेंट 4 करना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे। मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम बनवाया था जिसमें से एरे में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम बताया था। इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा और छोटा दोनों निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप। तो बड़ा नंबर निकालने का मैंने प्रोग्राम बता ही दिया, छोटा नंबर आप निकाल लीजिए। फिर राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सम निकालना है एरे के एलिमेंट्स का। ये प्रोग्राम मैंने आज बनवा ही दिया है। 2 मैट्रिक्स को एडिशन करना, ये प्रोग्राम मैंने बनवा दिया है। सब्ट्रैक्शन करना, ये बनाना है। ट्रांसपोज करना, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये है एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि strcat कैसे काम करता है। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दिखाना है strlen कैसे काम करता है, या strcpy कैसे काम करता है, या strcmp कैसे काम करता है, या strrev क्या करता है। इसमें से मैंने ये दो बता दिए हैं, strlen और strrev, बाकी आपको बनाने हैं। तो 3-4 नंबर के असाइनमेंट तक आप बनाएंगे। अगर कोई डाउट है तो अभी बताइए, जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। बताइए सर। हाँ बोलो सर ट्रांसपोज मतलब? हाँ, ट्रांसपोज मतलब बताते हैं। तो जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। मान लो ये एक मैट्रिक्स है लाइक 2 3 4 और 4 5 5 9, मैं रैंडम कुछ भी बना रहा हूं, 8 और 1। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, जो इसमें ये रो है इसे रो कहेंगे, और 2 3 4 को कॉलम कहेंगे, 2 4 5 को रो कहेंगे आप, 3 5 9 को रो कहेंगे आप, 4 8 1 को रो कहेंगे आप। ये रो है इधर को, और ऊपर से नीचे को, मतलब इधर से इधर को रो होते हैं, और इधर से ये कॉलम होते हैं। ठीक है ना, ये जो रेड वाले हैं ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम्स हैं। और जो ये आपके ब्लू वाले हैं ये आपके रोज हैं। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में। मतलब ये 2 4 5 यहाँ पे क्या है, ये रो है,
यहाँ 2 4 5 कॉलम बना देना है। फिर अगला कॉलम कौन सा है, अगला रो कौन सा है, 3 5 और 9, इसको बना देना कॉलम 3 5 9, ये है रो। अगला 4 8 1, तो 4 8 और 1 ये बन गया कॉलम। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे रो था वो यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे रो था और ये यहाँ पे क्या बन गया, वही चीज यहाँ पे बन गई कॉलम। देखो 2 2 4 4 5 5, यहाँ पे जो देखो ध्यान से, जो यहाँ पे कॉलम था वो यहाँ पे आकर के रो बन चुका है। देखो यहाँ पे कॉलम था 2 3 4, यहाँ देखिए 2 3 4 कॉलम बन चुका है। इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। बताइए इसके अलावा क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? कोई और डाउट है आपको? कोई और प्रोग्राम जो समझ में ना आ रहा हो, पुराना कोई प्रोग्राम जो कंफ्यूजन में हो, वो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूं, आप करिएगा फिर से एक बार ट्राई। ट्राई करेंगे तो पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग बनाइए प्रोग्राम आप लोग, कई लोग हैं ऐसे जो बना ही नहीं रहे हैं। आप अभी मोबाइल में बनाइए, स्टोर करिए प्रोग्राम, सारे आपको सबमिट भी करने, ध्यान रखना। तो आप प्रोग्राम बनाना शुरू करिए। हाँ बेटा, सर रिकॉर्डिंग सर 3 दिन की भेज दीजिएगा सर। आज ही आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, आज ही सारे अपडेट, कल की और उसके पहले की। हाँ हाँ, आपको तीनों लेक्चर एक एक करके, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये है कि आज की क्लास मैंने करवाई है, कल अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने फीस सबमिट कर दी है, कुछ लोगों ने नहीं की है। कल से उन्हीं लोगों की क्लास होगी जिन लोगों ने फीस सबमिट की होगी, बाकी लोगों को फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसलिए कल की क्लास में वही लोग रहेंगे जिन लोगों की फीस सबमिट होगी। तो मैं अभी एक लिस्ट भेज दूंगा जिन लोगों ने मुझे फीस सबमिट की है। अगर मुझे या मुझसे किसी का नाम छूट गया हो तो बता दीजिएगा और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट या फोटो मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1-2 लोगों का छूट गया हो। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। टास्क जरूर बनाइए, ध्यान रखिए, कुछ भी हो आप कुछ भी करिए, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बनाइए, लेकिन टास्क जरूर बनाइए, वरना आपको फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। रोज क्लास करते रह जाएंगे, चीजें सीखने के लिए टास्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।